सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आइंदा माली साल के लिए पेश किए गए बजट पर बहस जारी है। IMF की शराइत के तहत मालियाती इस्तेहकाम की पॉलिसी बरकरार रखते हुए हुकूमत ने इस बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए मामूली रिलीफ जबकि तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर के लिए खुसूसी मराद का ऐलान किया है। लेकिन दूसरी जानिब अवाम पर बोझ भी बढ़ चुका है। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपीस फी लीटर कार्बन लेवी आयद कर दी गई है, जो आइंदा साल में डबल हो जाएगी। इस तरह बड़ी पेंशन्स पर 5% टैक्स, इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स और बिजली के बिलों पर कर्ज अदायगी सरचार्ज में इजाफा शामिल है। पावर सेक्टर की सब्सिडी में कमी का बोझ भी सार्फिन पर ट्रांसफ़र होगा। वज़ीर ख़जाना ने रवां साल के 11.9 ट्रिलियन का टैक्स टारगेट हासिल करने में नाकामी के बाद उसके बावजूद अगले साल के लिए 14 ट्रिलियन रुपीस का जो एक्सेसिव है टारगेट सेट किया है, जो मौजूदा अंदाजे से 18.7% ज़्यादा है। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खबर यह है कि सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह आधी करके 2.5% कर दी गई है, जबकि दीगर स्लैब्स में भी कमी की गई है। हुकूमत ने ब्रेन ड्रेन पर तशवीश का इजहार करते हुए 1 करोड़ से ज़ायद आमदन वाले अफराद जो हैं उन पर जो 1% सरचार्ज जो है वो लगाया है, उसमें कमी की है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, पेंशन में 7% और अफवाज पाकिस्तान के एहलकारों की तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है। तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर को भी ख़ास अहमियत दी गई है। विद होल्डिंग टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी में कमी हुई है, जबकि 10 मरला पर बने घर और 7 मरला पर मुश्तमिल फ्लैट के मॉर्गेज के लिए टैक्स क्रेडिट बजट भी शामिल है। मगर इसके साथ साथ कुछ सख्त इकदाम भी सामने आए हैं। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स और बढ़ा दिया गया और गैर रजिस्टर्ड ताजरों के लिए बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, जायदाद की मुंतकिली रोकने और दुकानें सेल करने जैसे इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। इस बजट का बुनियादी मकसद मालियाती खसारे को कम करके GDP के 3.9% तक लाना है, जो पिछले 10 सालों का सबसे कम सतह कंसीडर किया जाएगा। क्या ये बजट आवाम को रिलीफ दे पाएगा या बोझ मज़ीद आवाम पर पड़ेगा? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका ओवरऑल इस बजट पर क्या इम्प्रेशन है और क्या ये रिलीफ बजट है या आवाम पर मजीद बर्डन आ गया है? अब ओवरऑल इसका इम्पैक्ट वैसे क्या देखते हैं? मैं ज़रा पहले ये समझना चाहता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग इस बजट के बारे में ओवरऑल क्या है? आई थिंक मैं ये कहूँगा कि ये प्रो ग्रोथ बजट है और इसमें फिस्कल कंसोलिडेशन का अंसर है। इसमें ज़ाहिर है, जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है और वो जो IMF प्रोग्राम के तहत हम उनका जो आयद करदा डिसिप्लिन है उससे हम बाहर नहीं निकल सकते और उसमें रहते हुए उस पर ख़ास तौर पे हमारा इसमें फिस्कल डिसिप्लिन का अंसर जो है वो ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है वो हमारा बजट डेफिसिट 8% ऑफ GDP था, फिर इस साल जो है वो 6% ऑफ GDP बजट हुआ। करंट ईयर में अब वो हम 5.3% पे जो है वो क्लोज करने जा रहे हैं। नए साल के लिए 3.9% का बजट डेफिसिट जो है वो बजट हुआ, जिसमें सब्सटेंशियल कमी है और उसका जो है वो नतीजा ये निकलेगा कि आपकी गवर्नमेंट की बोरिंग में खातिर ख्वाह जो है वो कमी आएगी। अगर वो ज़्यादा डेफिसिट रखते हैं तो वो सारा जो है वो बोरो करना पड़ता है उसको। इसी तरह जो हमारा एक प्राइमरी डेफिसिट का नंबर है, माफ़ कीजिएगा, वो भी आई थिंक कई सालों के बाद 20-21 साल के बाद जो है वो पहली मरतबा प्राइमरी सरप्लस हासिल हुआ है और वो भी एक हेल्दी 2.6 ट्रिलियन रुपीस का। अगले साल के लिए भी इसी तरह उन्होंने 2 ट्रिलियन से ऊपर का जो है प्राइमरी सरप्लस बजट किया है। तो अगेन ये कहता है कि आपको जो अपने जितने भी रेवेन्यूज़ हैं उसके मुकाबले में जो ख़र्चों को जो है वो ऐसा रखना है। तो नॉन जो इंटरेस्ट
आपका बैलेंस है वो बैलेंस पॉजिटिव होगा, ये 2 ट्रिलियन से ज़्यादा के उससे। तो उसमें यही है कि या तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए या अपने खर्चों को जो है वो कम कीजिए। आई थिंक इस डिसिप्लिन में रहते हुए फिर जो है उन्होंने छोटी छोटी मराद जो है वो दी हैं, और छोटी मराद में जो है जैसे इस तरह क्लास के लिए एक जो है वो छोटा सा बेनिफिट दिया, ख़ास तौर पे जो है बिल्कुल जो नीचे सेगमेंट के लोग हैं। इसी तरह सुपर टैक्स में भी बहुत ही एक सिंबॉलिक सा जो है वो कमी की है। फिर ज़ाहिर एक जो बड़ी चीज़ है वो है कि हमारे जो कस्टम टैरिफ को उन्होंने रेशनलाइज किया और उसमें जो है वो कमी की तजवीज़ है। तो यूँ जो है और कुछ और जगहों पे फिर इन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट टाइम IMF के बाद चूँकि उनकी ज़रा क्रेडिबिलिटी अब बेहतर हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट की मद में कि वो कहते हैं हम इन्फोर्समेंट बेहतर करके अपना रेवेन्यू जो है वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे, जिसमें आई बिलीव को 370 बिलियन रुपीस का नंबर है। उनका लास्ट ईयर हम जो है वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने नहीं माना। इस दफ़ा हमने इन्फोर्समेंट के ज़रिए 400 बिलियन रुपीस की जो है वो एडिशनल रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करके दिखाया, तो हमारा एक उनसे हमारा गुडविल जो है वो बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि एक जो IMF का डिसिप्लिन को रखते हुए अटेम्प्ट हुआ है कि कुछ ग्रोथ में इजाफा हो, और ज़ाहिर है लोगों को अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो यही मिल सकता है कि आप ग्रोथ के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें तो फिर जो है ह्यूमन रिसोर्स की मांग बढ़े और उनकी उजरत में इजाफे का केस फिर जो है वो डेवलप होता है। लकीली ये है कि अब इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है ये इंडियन इंसिडेंट के बाद। तो उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, उनका एतमाद भी पाकिस्तान पर बढ़ेगा, और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो उन्होंने हासिल किया, या जिसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की है, उसके डिविडेंड मैं समझता हूँ कि नए साल में इंशाल्लाह इंक्रीज एक्टिविटीज़ के सूरत में जो है वो हमें हासिल होने की उम्मीद है। राइट लेकिन सर ये जो ग्रोथ के टारगेट्स हैं ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको लगता है रियलिस्टिक हैं, ये हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे? क्योंकि अगर करंट फिस्कल ईयर को हम अगर देखें इसमें मतलब कहीं वो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर सके जो सेट किए थे, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? और ज़रा इस को भी ज़रा कमेंट कीजिएगा इस पर। ये जो सैलरीड क्लास वाला मामला है, ये जो बड़ा मामूली सा रिलीफ दिया है, फिर ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए कहते हैं 1 करोड़ से ज़ायद आमदनी पर 1% टैक्स की छूट दी गई है, जो आप इसका भी जिक्र भी कर रहे थे कि वो जो छोटा रिलीफ देने की कोशिश की है। सो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? बिकॉज आपने अगर रोकना है ब्रेन ड्रेन को या उस इंडस्ट्री को यूटिलाइज़ करना है अपने रेवेन्यूज़ के लिए, तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और क्या इस मुल्क में ये डिसाइड हो गया कि सैलरीड क्लास पर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही ये बर्डन रहेगा? और आपको लगता है कि टैक्स नेट को इन्हांस करने के लिए कोई इसके अंदर बजट में कोई चीज़ है तो बढ़ाया जाए टैक्स नेट? जी आई थिंक एक तो जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच में ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे कि पहली मर्तबा इस दफ़ा वो इन्फोर्समेंट के अकाउंट में IMF ने उनको अलाउ किया है कि वो 360 बिलियन रुपीस के एडिशनल रेवेन्यू को बजट कर सकते हैं। उन्होंने कहा लास्ट ईयर हम ट्राई कर रहे थे लेकिन उन्होंने एग्री नहीं किया था, उन्होंने कहा करके दिखाया था। उन्होंने कहा हमने करंट ईयर में कुछ 400 बिलियन जो है रुपीस रेज किया है विद द इन्फोर्समेंट, बेटर इन्फोर्समेंट। तो उस पर किया। फिर वो जो इसमें दूसरे मेजर्स हैं कि जिसमें पर्टिकुलरली रिटेल पर जो है कलेक्शन को जो है वो बेहतर बनाना है, या एग्रीकल्चर पे जो है वो उन्होंने कानून पास किया। उम्मीद है इंशाल्लाह वो 1 जुलाई से जो है वो भी इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो आई थिंक नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त सारा बर्डन मैन्युफैक्चरिंग और जो है वो सैलरी क्लास पर है, जो ये आई थिंक डिज़ायरेबल नहीं है
और इस पे जो है वो इसको नेट को जो है वो वाइड स्प्रेड होना चाहिए, ताकि कि आप जो रेट्स हैं इंटरेस्ट रेट के वो आप रेशनलाइज कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, और इसकी वजह से फिर नई इन्वेस्टमेंट जो है को अट्रैक्ट करना वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस नीचे होना, टैक्स रेट नीचे होना और इंटरेस्ट रेट नीचे होना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो, मुल्क के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, लोगों को जो है अच्छी वेजेस मिले। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी साइज़ ऑफ इकोनॉमी बढ़े और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा हो। सर, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन को रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, ये ज़रा बड़ा इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इससे वो किस तरीके से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? और या ये सिर्फ वही प्लॉट फाइलें और उस तक ही रह जाएगा? हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक देखिए, इसमें जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं उसमें एक तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो विड्रॉ कर ली। एक्साइज ड्यूटी जो लास्ट ईयर उन्होंने लेवी किया था, जी। उसमें लिटिगेशन था, वो कोर्टों में था और उनके ऊपर स्टे थे, और गवर्नमेंट ने बहुत ही सेंसिबल काम किया कि उसको जो है वो विड्रॉ कर लिया। वो ज़ाहिर है स्टैम्प ड्यूटी 1% हो गई, स्टैम्प ड्यूटी इस्लामाबाद में 1% हुई, और बाकी का उन्होंने कहा कि सुबह उसमें कमी लाएंगे। फिर एक एडवांस टैक्सेस में पर्टिकुलरली परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पर जो है वो उन्होंने रिड्यूस किया बाय 1.5% डिफरेंस। क्योंकि सर मुझे याद है हमारा लास्ट इंटरव्यू जब मैंने आपका किया था तो आप इस फेवर में थे और आप कह रहे थे कि इनको बजट में या रियल एस्टेट को फैसिलिटेट करना चाहिए, जिससे इकोनॉमी जो है वो आपकी रीशेप होगी, बेटर होगी। तो इस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये किस हद तक इन्होंने रिलीफ दिया? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिलीफ है, और पर्टिकुलरली जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो है को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि 10 मरला मकान और 2000 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट होगा उसके ऊपर जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा वो अप टू 2 मिलियन रुपीस जो है टैक्स डिडक्टेबल होगा। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो रिलीफ महसूस करेंगे, और लोग जो है घर खरीदने में इनकरेज होंगे, और उनके पास आई थिंक फिर फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी वुड आल्सो प्ले अ वेरी वेरी इफेक्टिव रोल इनटू इट। क्योंकि दुनिया में तो जो है, पाकिस्तान में तो बहुत कम मॉर्गेज फाइनेंसिंग है, दुनिया में तो जो है ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग से ही प्रॉपर्टी का, और ये वायबल भी है। वायबल यूँ है कि जो रियल एस्टेट की प्राइसेस या घरों की प्राइसेस जो है वो हमारे इंटरेस्ट रेट से जो है वो तेज़ी से बढ़ती हैं उसके मुकाबले में। तो लोगों को जो है वो बोरो करके भी ख़रीदना जो है वो वारा खाता है, और इस पर जो लॉन्गर टर्म अगर फैसिलिटीज़ मिलें तो वो रेंट जितना इंटरेस्ट दे रहे हों और रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट दे रहे हों तो उनका वो 20-25 साल में घर जो है वो उनका अपना हो जाता है। तो यूँ जो है मैं समझता हूँ कि ये सारे इकदाम जो है रियल एस्टेट, ये इन्होंने वो स्टेट बैंक की ये क्या स्टेट बैंक में कोई स्कीम लाएगा इसमें, या किस तरह से आप देखते हैं इसको? ये होगा एक तो उन्होंने टैक्स का जो है वो इंसेंटिव अनाउंस कर दिया जो मैं बता रहा था 2 मिलियन का। अब स्टेट बैंक को उन्होंने ये कहा है कि आप बैंकों के साथ मिलके ऐसी स्कीम्स बनाएं जिसमें मतलब ये है कि जो इंक्रीमेंटल हाउसिंग है, लो कॉस्ट हाउसिंग है, उनके लिए ख़ास तौर पे जो है वो कंसेशनल रेट्स पर जो है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो है वो अवेलेबल करना, आम लोगों के लिए भी नॉर्मल जो है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग को जो है वो इनकरेज करेंगे और प्रमोट करेंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक जो है बैंकों के साथ मिलकर ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे फॉर 10 मरला एंड 5 मरला और लेस देन? जी आई थिंक ये लास्ट हुआ था कुछ साल पहले, आपको याद होगा जी। और उसमें जो है वो इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज भी दी गई थी, और उसमें जो है वो लॉन्गर टेन्योर के जो है वो फैसिलिटीज भी अवेलेबल की गई थी। क्योंकि वेस्ट में तो हम देखते हैं कि वेस्ट में तो मॉर्गेजेस की वजह से ही लोग वहाँ अपने घर बना लेते हैं, बल्कि एक क्या 2-2 3-3 बना लेते हैं और बाद में वो उनका प्रॉफिट बिजनेस भी बन जाता है। और जो जाहिर है उसकी टैक्स के रेट अप हो जाता है, इंटरेस्ट रेट अप हो जाता है सेकंड थर्ड हाउस के लिए, बट एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए भी एक तरह की फैसिलिटी होती है। और ये एक तो अवेलेबिलिटी हो जाती है सबके लिए, उनके लिए, आवाम के लिए, और फिर इससे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है उससे जो
को रेवेन्यू मिलता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, उसका वो इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। सर, कल वज़ीर ख़जाना ने इंटरव्यू में एक में कहा कि मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया और ये जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आ रहा है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं। इस थ्रेट का मुकाबला जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और जो इख्तियार की तकसीम है, वो जो हमारा फार्मूला है NSC का, उसको मरबूत स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए, मरबूत गवर्नेंस के लिए मॉडल के NFC और 18वीं तरमीम की कुछ शिकों पर नज़रसानी करने की जो है ना, उन्होंने कहा कि ज़रूरत है। हम तो खैर, मैं तो खुद भी इसके हक़ में हूँ कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब मैं फ़ील कर रहा हूँ कि प्रोविंसेस की भी वो रिजिडिटी नहीं है जो पास्ट में थी इसको लेकर, क्योंकि अब सब समझ रहे हैं कि हालात वैसे नहीं रहे। तो ये किस तरीके से डूएबल हो सकता है, किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि NSC की तो कुछ क्लॉजेज ये कहती हैं कि शेयर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। सो अब ज़ाहिर है सूबे रियलाइज़ कर रहे हैं, तो ये कितना जल्दी होना चाहिए आपके ख्याल में, और कैसे होना चाहिए? आई थिंक बहुत जल्दी होना चाहिए, बल्कि जो है वो जल्दी से भी पेशतर होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब वो कल्चर ऐसा नहीं है कि हम ट्री प्लांटेशन पे जो है तवज्जो, आई थिंक हर पाकिस्तानी को जो है इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जिसकी जितनी बरसात है उसके मुताबिक वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन जो है वो करे। गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनको जो है स्पेशल प्लान्स जो है अनफोल्ड करने चाहिए कि जिस पर करे, और जो इन्वेस्टमेंट्स उनकी मुख्तलिफ इसको निमटने के लिए रिक्वायर्ड है उस पर काम करना चाहिए, और ये जो कार्बन एमिशन है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, और ऐसे टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए कि जिससे हम कार्बन एमिशन को कम से कम जो है कर सके, ताकि ये जो ये क्लाइमेट चेंज का जो मसले हैं उससे हम सही तरीके से निबर्द आज़मा हो सकें। राइट, थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे और बजट पे उनका है ओवरऑल उस पर बात कर रहे थे, और वो उम्मीद देख रहे हैं, होप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन का बजट है, ये ग्रोथ का बजट है, तो इसलिए रिलीफ इसमें थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो आपकी इकॉनमी और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ताजरों और चैम्बर्स ने इस बजट को कैसे देखा। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनसे ज़रा पूछते हैं कि पिंडी चैम्बर ने या चैम्बर्स ने इस बजट को किस तरह देखा है। ताजिर बरादरी सारे बजट को ज़ाहिर उनके डिफरेंट स्टेटमेंट्स और इंप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इनसे कि इस बजट में क्या कुछ बेहतर है और क्या कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा, व्हाट इज़ योर ओवरऑल इंप्रेशन अबाउट दिस बजट? पहले आप हमें ये बता दें, फिर उसके बाद हम इसके जो नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है उस पर आपसे बात करें। थैंक यू आदिल साहब, आज इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में मदऊ करने का। ऑफ कोर्स बजट कल आया और एक बहुत एंटिसिपेटेड एक इवेंट था हमारा, और उससे पहले 2 दिन पहले हमने देखा कि एक इकोनॉमिक सर्वे भी वज़ीर ख़जाना साहब ने हमसे शेयर किया, और उसमें बहुत खुशाइंद बातें हमने देखी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हुई, हमने देखा कि हमने GDP ग्रोथ 2.7% अचीव की, इन्फ्लेशन 5% से नीचे रही, और हमें ये बताया गया कि करंट अकाउंट जो है हमारा फर्स्ट टाइम सरप्लस में है, और हम लोगों को जो है आगे एक जो बैलेंस हमारा है फॉरेक्स रिजर्व्स का वो 10 बिलियन से तजावज़ करने लगा है, जो कुछ साल पहले चंद हफ्तों की आपको याद है इंपोर्ट पे रह गया था। ये सब देखते हुए हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कल का बजट चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है, ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर बजट होगा, ये एक ऐसा बजट होगा जो एक डायनामिक इनिशिएटिव्स लेके आएगा, एक नई रूह फूकेगा इस इकॉनमी में, जिसमें इस वक्त देखें आदिल साहब 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है, हमने डॉलर्स कमाने हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। बट वो वज़ीर ख़जाना तो कह रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट लेड इनिशिएटिव्स ही लिए हैं, क्योंकि जो हम टैरिफ्स पे कट लगाए, एक मैसिव नंबर पे हमने कट लगाया, और परसेंटेज वाइज डिफरेंट है, वो ज़रा आदात का गोरख धंधा है, लेकिन आप उसको नहीं समझते कि वो जो बात कर रहे हैं टैरिफ्स को डाउन करने की, उससे कोई इम्पैक्ट आएगा?
जी नहीं, देखें डेफिनेटली वो किए हैं, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन की अब हमें देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी जितनी आज वेरियस स्केड्यूल्स में हैं, उनको कहा है वो मैक्सिमम अगले 4 साल में 15 पे चली जाएगी। वो कह रहे हैं 2000 टैरिफ लाइंस जो हैं वो रॉ मटेरियल की। जी जी, ये हमारा पॉइंट है कि अगर रॉ मटेरियल खाम माल है, यस आप उस पर बिल्कुल कम करें, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, फिनिश गुड्स पे भी ये कर दिया जाता है, एंड देन यू एंड अप बिकमिंग अ ट्रेडिंग कंट्री जैसे हम पहले रहे। हमारी एक वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये भी नहीं रही कि हमने ट्रेडिंग को आसान किया, लोगों ने भी उसको अडॉप्ट किया, एंड हेंस हमारे यहाँ वो नहीं हुआ। ये ना हो कि आप फिनिश गुड्स पे भी ये लागू कर दें और कहें कि जी ड्यूटीज उधर भी अबॉलिश हैं, और फिर लोग बाहर से एक फिनिश्ड माल मंगवा के ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज टू सी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। यस, हमने देखा कि कुछ कॉर्पोरेट टैक्स रेट में छूट दी गई, कुछ सैलरीड क्लास को छूट दी गई, लेकिन कुछ पीनट्स हैं। मैं बिलीव करता हूँ ये बहुत ज्यादा होना चाहिए था। सुपर टैक्स में चले आपने थोड़ी छूट दे दी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अब एक्सपोर्ट की जो मैं इंसेंटिव की आपसे बात कर रहा था, अब देखिए हमने एक तजवीज़ दी थी कि अगर मेरा ओवरऑल 100 रुपए की रेवेन्यू है एक साल का, 50 में एक्सपोर्ट से अर्न करता हूँ, 50 में लोकल सेल से अर्न करता हूं, तो आप मेरे 50 रुपए जो एक्सपोर्ट्स में ला रहा हूं, ज़र मुबादला ला रहा हूं, उस पर टैक्स कम कर दें मेरा। तो मैं क्या करूंगा, हर साल मैं कोशिश करूंगा मेरा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से बढ़े, क्योंकि उस पर मेरा टैक्स कम होता है। इस तरह के डायनामिक हमें इनिशिएटिव्स नजर नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। तो ये हमें अब इसको गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। अभी भी ज़्यादा 2 वीक्स हैं, इसमें डिलिब्रेशंस होनी है। हम ये चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ जो डूइंग बिजनेस है वो नीचे आए। उसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी अभी भी अनफॉर्चुनेटली आपको पता है रीजन में हाईएस्ट है। हमने देखा सोलर पैनल्स पे भी एक तजवीज़ आ गई है कि जी 18% GST लगा दिया जाएगा उस पर। अब अगैन ये भी दोहरी तलवार होती है, डबल एज सॉर्ड होती है कि आपने बाहर से तो मना कर दिए, महंगे कर दिए सोलर पैनल्स, आप क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करवाना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ एनर्जी अगर कम करने के लिए कोई आज लोकल पैनल की क्वालिटी उस हिसाब से बेहतर नहीं होती इंपोर्टेड से, तो देन दिस पॉलिसी विल फेल एज वेल। तो ये भी हमने देखना है कि पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि एक एतराज ये भी है कि ताजर जो हैं वो कॉपरेट नहीं करते, वो टैक्स नेट स्प्रेड करने की बात होती है तो उसके अंदर नहीं आना चाहते। अशफाक तोला साहब से मैं बात कर रहा था, कल भी हम बात कर रहे थे, इससे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने बात की थी एसोसिएशंस के साथ और वो स्टेज पे चले गए थे कि कोई फिक्स टैक्स लगा के ये कर लिया जाए। अब वो कहते हैं कि चूंकि कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे यहाँ पॉलिसीज़ की, 1 साल कुछ होती है, 2 साल कुछ होती है, तीसरे साल कुछ होती है। सो कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, फिक्स टैक्स लगा के कर दिया जाए या फिर उनको जो है वो जो ड्यू है वो किया जाए, क्या ज़्यादा सूटेबल है? जी देखिए, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो आप पॉलिसी मेकर्स को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जो ज़्यादातर पॉलिसी फेलियर हम देखते हैं, जैसे अभी ताजर 2 स्कीम हमने देखी है, FPR लेके आए, वो नहीं कामयाब, वो तो सक्सेसफुल नहीं हुई, और वजह उसकी ये होती है कि स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आदिल साहब, मैं छोटी सी आपसे मिसाल दूँ, फिक्स्ड की जो हम बात करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दुकान का साइज़ लिया कि हम मरी रोड पर जाएँ या हम पाकिस्तान की किसी भी रोड पर जाएँ जहाँ दुकानें मौजूद हैं, और हम 60 बाई 10 की दुकान या 30 बाई 10 की दुकान पर 60,000 रुपये टैक्स लगा देंगे। अब वहाँ हुआ क्या कि आपने फिक्स टैक्स 60,000 रुपये लगा दिया, अगले दिन एक दुकान सुनियारे की है और उसके साथ एक किरियाने की है। अब मुझे बताएं, किरियाने वाले के लिए तो 60,000 रुपए एक बहुत बड़ी वैल्यू बन गई। सुनियारे के लिए बाजार में वो इतनी पतली पतली दुकानें जहां अरबों रुपए का ट्रेड हो रही हो, तो ये भी फीजिबल नहीं है। आपको नेचर ऑफ कारोबार देख रहे हैं, उसके लिए आपको फिर वहां से इनकम असेसमेंट करनी है और फिर टैक्स लगाना है। ये मगर वो ये कहते हैं ना कि आप उनको डरा रहे हैं टैक्स के नाम पे। अगर आप एक दफ़ा उन्हें ले आते हैं सिस्टम के अंदर तो फिर आप ग्रेजुअली चेंजेस कर सकते हैं। एक तरफ आपके पास 1 अरब भी नहीं आता और दूसरी तरफ अगर 30, 40, 50, 100 अरब, 50 अरब, 100 अरब आ जाता है। कोई एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ, एक अमाउंट नहीं बता रहा, तो वो कहते हैं वो ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी टैक्स बेस को वाइडन करें, आपको अपनी टैक्स बेसिस को वाइडन करनी है। उसके लिए आप 2-3 काम करें। आप थोड़े से टैक्स रेट्स नीचे लेके जाएं, हमने तजवीज़ भी दी थी कि GST को ग्रेजुअली नीचे लेके जाएं। देखें, एवरीवन वांट्स टू बी टैक्स कंप्लायंट। आने वाला दौर बहुत टफ है, डिजिटल इकोनॉमी हो रही है। अभी भी हमने देखा कैश पे इस बजट में बहुत अच्छी बात है कि कई कट्स लगाए गए, डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके गए। तो अब एवरीबडी वांट्स कि अगर टैक्स दे के मैं कंप्लायंट हो जाऊं। अब नॉन फाइलर आज गाड़ी नहीं खरीद सकता, नॉन फाइलर आज हज उम्रे के अलावा बाहर नहीं जा सकता, उसके ट्रैवल पे पाबंदी है, उसकी इस वक्त प्रॉपर्टी कमाल है, हज उम्रा कर सकता है, हज उम्रा कर सकता है, हराम के पैसे के ऊपर अगर है। मैं फॉर इंस्टेंस कह रहा हूं नॉन फाइलर सब नहीं होंगे, बट मैं ये कह रहा हूं आप हराम के पैसे पे जाके हज उम्रा कर सकते हैं, लेकिन आप घूमने फिरने नहीं जा सकते। घूमने फिरने आप नहीं जा सकते, वो भी इसलिए कि आप जाएं खुदा से तौबा करें और फाइलर बन जाएं, शायद आप अगली दफा फाइलर बन जाए, गवर्नमेंट इसलिए वो वे आउट दी। ये जो फर्दर जो आप टैक्सेशन की भी बात कर रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस ही ना हो, जो वजीर ख़जाना कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी
स्पेस नहीं है कि हम इससे ज़्यादा डिस्काउंट दे सके, तो क्या वो स्पेस एग्जिस्ट करती है? नहीं, ये बात मैं उनकी एग्री करूंगा कि स्पेस तो वाकई IMF के हम प्रोग्राम में हैं, फंड की हम एक रिस्ट्रिक्टिव एक एनवायरनमेंट होती है, उसके अंदर हमने प्ले करना है, तो लिहाजा हम उसके अंदर रहते हुए इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेस मैं बिलीव करता हूँ हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर PSDP जो हमारा था, अगर आप देखिए इस दफा भी माशाल्लाह एक एग्रेसिव PSDP है, वो 1/3 अनस्पेंट रहा। फंड ने आपको स्पेंड नहीं करने दिया PSDP, हालांकि आपने बड़ा एग्रेसिवली उसको प्लान किया था। 1400 बिलियन था जी, और 1/3 वाज नॉट स्पेंट इन द एंड, वो IMF फंड ने आपको रोक दिया। इस साल भी खर्चा ये है कि PSDP फंड्स आपको IMF नहीं उस तरह से स्पेंड करने देगा। तो यस, ये रिस्ट्रिक्शंस तो गवर्नमेंट पे हैं, लेकिन उसी में रहते हुए हमने आई बिलीव कि जैसा IMF एक बार टैक्स नेट वाइडन करने की करता है, अक्सर हम थोड़ी सी विल पावर की देखते हैं कि गवर्नमेंट में जो हार्श स्टेप्स हैं FBR में लेने वाले और वो नहीं लिए जाते और IMF का नाम ले लिया जाता है। IMF देखिए बात ये करता है आप अपनी जो कलेक्शन ऑफ टैक्स बेहतर करें, अपना टैक्स टू GDP रेशो बेहतर करें, जो इस दफा बड़ा एग्रेसिव सेट किया गया है, ऑलमोस्ट आई बिलीव एट 14%। 400 बिलियन का तो उन्होंने कहा भी है ना कि हमने डबल किया है टैक्सेस को अपने, और अब वो आगे फिर सेट करके बैठे हुए। वो रिटर्न्स कहते हैं हमारे बहुत बड़े हैं, लेकिन अब वो बात है ना कि रिटर्न्स तो चले निल भी फाइल हो सकते हैं। हम ये कहते हैं कि रिटर्न्स को ना देखें, आप देखें एक्चुअल टैक्स कौन कितना फाइल कर रहा है, इस पे आप जाएं और टैक्स असेसमेंट के आप निजाम को बेहतर करें। सो वो जो आप ताजरों की बात कर रहे हैं कि असेसमेंट की, वो कितना लेंथी प्रोसेस है, कितना टाइम लग सकता है, क्या है? सर देखिए, हम तो उसमें कहते हैं कि आप चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को पार्टनर बनाएं। देखें, हम एक बात अक्सर कहते हैं कि जो ताजर बरादरी है चेंबर ऑफ कॉमर्स की, चूंकि वो मेंबर होती है, और हमारा तो हर जो मेंबर है इज एन एक्टिव टैक्स पेयर, उसके अलावा हमारा कोई मेंबर नहीं है। तो एक तो टैक्स पेयर मौजूद है हमारे पास, और हमारे कितना नंबर है हमारे पास ओवरऑल पाकिस्तान में? तो देखिए जो जितने चेंबर्स के मेंबर्स हैं, अगर मैं बात करूं, हम 13,000, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट चेंबर इन पाकिस्तान, तो लाखों में ये तादाद जाती है, और ये वो हैं जो हमारे एंटीएन होल्डर्स हैं। अगर आप हमें पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर बना, तो आप एटलीस्ट जो लोग आप लोगों के पास मेंबर्स हैं, आप उनको, जी, हम कम से कम उनको एक रिलीफ दे के, उनसे बात करके एक मिडिल ग्राउंड में क्या कहते हैं कि आप असेसमेंट करके हम पे फेयर टैक्स, अब वो कहते हैं जी ठीक है, हम डरते हैं RTO से। देखिए मसला हरासमेंट का होता है। अब अगर इस वक्त कोर्सिव टैक्टिक है FBR का, आपने अभी टैक्स ऑर्डिनेंस देखा जिसमें ये लिखा गया कि जी FBR नुमाइंदे प्लेस कर देगा आपके प्रेमिसेस पे, FBR फोर्सफुली जाके आपकी रिकवरीज कर लेगा। वो जब देखता है कि यार टैक्स नेट में जो मौजूद है उसके साथ तो ये हाल हो रहा है, तो मैं तो टैक्स नेट से बाहर बेहतर हूं। तो देखिए, यू हैव टू गिव सब्सिडीज टू द टैक्स गाय इनसाइड। 4% ऑफ पाकिस्तान आज पॉपुलेशन टैक्स रिटर्न देती है। 250 मिलियन की आबादी नहीं ये आपकी 30-40 लाख टैक्स रिटर्न पे चल सकती है। इसको बढ़ना है, उसके लिए बढ़ने के लिए आपको इकदाम लेने पड़ेंगे। कोर्सिव टैक्स आपसे मुझसे वो जितना स्क्वीज कर लें, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी नहीं इस पे चल सकती। दिस इज व्हाट वी हैव टू रियलाइज। ठीक, तो फिर अभी आप क्या देखते हैं, ये वो कंसोलिडेशन का बजट इसको कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम इसको अपनी ग्रोथ को ग्रेजुअली बेटर करना चाहते हैं, और रियल टर्म्स में, यानी एक्सपोर्ट के उसमें। तो एक्सपोर्ट के सेक्टर का आपने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन जो इनिशिएटिव्स अभी लिए गए हैं, वो आपको लगता है कि वो कंसोलिडेशन की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे? जी, अभी इस बजट में तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक्सपोर्टर इंसेंटिव्स उस तरह से नहीं दिए गए। क्या होने चाहिए थे आपसे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ाए अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल में, तो उसको आप एक लोअर टैक्स रेट देते हैं। अगर बाकी लोग 30% टैक्स रेट पे कर रहे हैं, लेट सपोज, और एक कंपनी कहती है नहीं मैं सारा अपना रेवेन्यू आधा एक्सपोर्ट से लाती हूं, उसको आप कम टैक्स रेट दें, वो इंसेंटिवाइज होगा अपनी ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए। SME सेक्टर देखें, दुनिया में SME सेक्टर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ में। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, अफ्रीका की मंडियां ले लें, हम अमेरिका यूरोप की बात करते हैं, हम छोटी रीजनल मार्केट्स में नहीं जाते। आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर लें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने कहा था कुछ सॉफ्ट लोन्स, एक्सेस टू फाइनेंस दे दीजिए SME सेक्टर को। आप बेशक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ मशीनरी अलाउ करते हैं सर्टन सेक्टर्स को, कि आप जाइए, चले किसी को 5 करोड़ की मशीनरी चाहिए, किसी को 10 की, लेकिन उसके बाद नहीं है पैसे, उसको आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दें, वो अपनी ही टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा और फिर एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमा लेगा। ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज हमने नहीं देखी इसमें। तो वी बिलीव SME को ज़्यादा टारगेट नहीं किया गया, जो आपका एक इंजन ऑफ ग्रोथ है। अगर आप अपने नेबर में इंडिया को देखिए, चाइना को देखिए, इवन US यूरोप को देखिए, तो SME सेक्टर प्लेज अ बिग रोल। वहाँ हमें एक लैक ऑफ पॉलिसीज नजर आए। तो चैम्बर्स की तरफ से क्या सजेशंस दी गई थी, और क्या बताया गया था गवर्नमेंट को, और किस हद तक उसके ऊपर, क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई चैम्बर के प्रेसिडेंट्स की, ऑल पाकिस्तान चैम्बर एसोसिएशन जी। सो वो क्या सजेशंस थी, और उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ? जी देखिए, वो बिल्कुल हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे 2 वीक्स अगो विद लीडिंग ऑल द चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान। उधर हमने सजेशंस देके कुछ दी, जो हम मानते हैं एक्सेप्ट भी की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज हमने कहा था, वो हमने देखा कि इसमें आ गया, 40 रिलीफ दिया, 40+ इंडस्ट्री उसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ओवरऑल कहा था
था कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाया जाए, जिसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट को हमने कहा था नीचे लाया जाए। वो हमने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा। उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम है कि IMF की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से वो नहीं कर सकते। जी, लेकिन कुछ तो देखिए आपके पॉलिसी इश्यूज है, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। हमने आदिल साहब कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात की थी कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके मामला बेहतर नहीं होंगे। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आया तजावीज़ में, जिस तरह हमने FBR के कुछ इस्लाहात की बात की थी, हम लोगों ने ओवरऑल बात की थी कि एक्सेस टू लोअर इनकम लोगों का कैपिटल की तरफ होना चाहिए, SME सेक्टर्स का होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट की हमने बात की थी, वहाँ हमें कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र नहीं आया। डिजिटल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगेन उसमें डेडलाइंस अनरियलिस्टिक हैं। हमने देखा कि 1 माह बाद की डेडलाइन है, क्या वो POS पे आ जाइए, डिजिटल इन्वाइसिंग पे आ जाइए, वो देखिए नहीं होगा, आपको कुछ टाइम भी देना है लोगों को। तो वी बिलीव कि कुछ ब्रेक थ्रू ऑब्जेक्टिव्स अभी भी इसमें होने चाहिए थे जो रह गए। वी बिलीव के 2 वीक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस पर। अभी आई होप कि प्राइम मिनिस्टर साहब मजीद सोचेंगे और जो चीज़ें रह गई हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। डिजिटल इकोनॉमी पर आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए था? देखिए डिजिटल इकोनॉमी में आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप एकदम ये कह दें कि जी आप कैशलेस हो जाएं। देखिए आज आप US यूरोप भी 100% कैशलेस तो नहीं है, कैश कहीं ना कहीं तो वहाँ भी चलता है, लेकिन वहाँ इतना डिजिटल प्लास्टिक मनी इतनी तो है कि आप एक मैसिव नंबर या आपकी ट्रांजैक्शंस को कवर करती है। हमारा प्रॉब्लम ये कि हमारी पैरेलल इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से आपको फंडामेंटल्स आपके खराब हो चुके हैं। एंड आई बिलीव कि जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट होगी जो अल्टीमेटली होना है तो आपके फंडामेंटल्स भी बेहतर होंगे। लेकिन अब जैसे छोटी सी बात हम सुन रहे थे जो इस बजट में, देखिए कई चीज़ें ये भी हुई, तजावीज़ जो हमने दी जो नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल हम कई ऐसी नेगेटिव सुन रहे थे कि जी पेट्रोल भी एक मोटरसाइकिल वाला भी अगर डलवाएगा तो उसको कार्ड पे डलवाना पड़ेगा। ये बात बहुत कल तक सुनी जा रही थी, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं था। एक बेचारा जिसकी तनख्वाह 30,000 से भी कम होती है, वो बेचारा डे टू डे चल रहा होता है, वो ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो उसके पास ही नहीं होता। तो ये डिजिटलाइजेशन अडॉप्शन भी हमारे पास इस वक्त कम है। तो आपके बड़े शहरों में तो चलो बेचारा मोटरसाइकिल वाला शायद करवा लेगा, छोटे शहरों में कैसे वो नहीं, लेकिन अगर आप उसको अर्बन एरियाज पे इंप्लीमेंट करके कुछ तो रिकॉर्ड पे लाए ना, आप रूरल के लिए वो कंडीशन ना रखें, या इनिशियली आप सिटीज आइडेंटिफाई कर दें कि 5 होंगी, देन 10 होंगी, देन 15 होंगी, ग्रेजुअली तो आप ग्रेजुअली इस पे आप जाइए। एग्जैक्टली आप एकदम जब वो 9.8 ट्रिलियन की आपकी कैश इकोनॉमी है। अब इस इकोनॉमी को आपने डॉक्यूमेंट ना किया तो ये सैलरी क्लास और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कब तक ये बर्डन जो है वो बेयर करेगी? आई एग्री विद यू, और आई थिंक ये स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है। सिर्फ इनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऑल्दो इकोनॉमी इज नॉट माय सब्जेक्ट, बट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आपसे बात करूंगा। आप 5 शहरों को, 10 शहरों को, 15 शहरों को आप ग्रेजुअली कर सकते हैं कि एब्सोल्युटली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और यही तरीका है। आप ग्रेजुअली अभी हम ये भी देख रहे थे ना कि देखें जो पास्को यानी जो सपोर्ट प्राइस दी जाती थी किसान को, अब जब वो आपने विड्रॉ की है, जाहिर है उसके इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, आपको 1-2 साल थोड़े मुश्किल में काटने पड़ते हैं, लेकिन आपकी फूड सिक्योरिटी अब आपके लिए चैलेंज बनी हुई है। आपकी वीट जो क्रॉप है वो लेस है, आपका कॉटन का इशू है, आपके पास बहुत सारे इश्यूज आ गए। वो आप इंपोर्ट करेंगे शुगर केन, अब आप वो इंपोर्ट करेंगे, फिर आपका रिजर्व्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो अगर आप उसमें भी, मेरा मानना ये है कि अगर आप ये अनाउंस कर देते कि हम 24 के बजट में ये कह देते कि हम 26 से आपकी सपोर्ट प्राइस खत्म करने जा रहे हैं, तो आप इससे पहले अपनी चीजें रिफॉर्म्स कर लें, तो वो फिर जो 2 साल का पैकेज होता तो उनके जहन में होता कि हाँ अभी हमारी सपोर्ट प्राइस खत्म होने वाली है, तो हमने जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट करें ताकि हम ये फेस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। आई थिंक ये टाइम देना चाहिए था, और अब जो हमारे स्पेशली ये क्रॉप एग्रीकल्चर की यील्ड्स के फिगर्स आए हैं, ये तो डिसअपॉइंटिंग है लास्ट ईयर के, और उसी वजह से हमारा काफी ज्यादा इस दफा टैक्स रेवेन्यू भी। Concluding remarks, my concluding remarks would be कि जी बजट को आई थिंक थोड़ा सा और डिलिब्रेट करना चाहिए। चेंबर्स की जो तजावीज़ थी, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पॉलिसीज, और टैक्सेशन की एनवायरमेंट और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को मजीद एड्रेस करने की जरूरत है। और आपको लगता है कि ये इस बजट के बाद ये सब चीज़ें हो सकती हैं? जी आई बिलीव अभी 2 वीक्स हैं, अभी डिलिब्रेशंस का अमल जो है वो जारी है, आई थिंक होना शुरू हो भी गया है, तो आई थिंक ये पॉसिबल है। और गवर्नमेंट को इस वक्त सोचना चाहिए कि हमारे लॉन्ग टर्म जो इस वक्त स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं हम उनको इस वक्त एड्रेस करें। तो हम उड़ान पाकिस्तान जिसकी हम बात करें उसके पायलट्स देखें। उड़ान पाकिस्तान की आपकी बिजनेस कम्युनिटी, आपका प्राइवेट सेक्टर है। कल वजीर खजाना ने भी यही बात की कि गवर्नमेंट का काम नहीं है जॉब्स देना और कारोबार करना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। हम मानते हैं, एग्री करते हैं, लेकिन हम कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे दें हमें, तो हम इंशाल्लाह जरूर ये करके दिखाएंगे। हाँ डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे उस्मान शौकत साहब, प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर के। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनकी सजेशंस सुन रहे थे आप। ज़ाहिर है बजट हर साल की तरह का ही है, जिस तरह हर साल बजट आते हैं,
और बहुत ज़्यादा कोई इसके अंदर रिलीफ नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है, जो कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ, कि आप जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है, उसमें कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। आप उसको कंसिस्टेंट तरीके से परसू करें और पॉलिसीज़ जो आप बनाते हैं वो लेजिस्लेट कर लें कि वो आने वाली गवर्नमेंट्स भी उसको फ़ौरन चेंज ना कर सके। उसके लिए कोई 5 ईयर प्लान होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट्स चेंज हो, चाहे जो भी चेंज होते रहे या मिनिस्टर्स चेंज होते रहें, लेकिन उन पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी फॉर 5 ईयर्स एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि उसका लोग कंप्लीट बेनिफिट ले सके। सो आप अच्छी पॉलिसी बनाएं, आप हार्वर्ड की रिसर्च से बनाएं या आप अपनी इस्लामाबाद के चैम्बर की किसी की बना लें, लेकिन वो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा अनटिल अनलेस कि आप उसको परसू करें रिलीजियसली और प्रोफेशनली। प्रॉब्लम यही होता है कि यहाँ इतने सडन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं होती। सो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है इसको 4-5 साल आगे अडॉप्ट करके कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि पाकिस्तान उसका रिजल्ट ले सके। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।